हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 191 से क्वेश्चन नंबर 200 तक। क्वेश्चन नंबर 191, इट वाज नोटेड दैट ऑन अ सेक्शन ऑफ रोड द फ्री स्पीड वाज 80 kmph एंड द जाम डेंसिटी वाज 70 vpkm। द मैक्सिमम फ्लो इन vph दैट कुड बी एक्सपेक्टेड ऑन दिस रोड। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैक्सिमम फ्लो पूछा गया है, व्हीकल पर आवर में आपको बताना है मैक्सिमम फ्लो कितना होगा। आपको यहाँ पर फ्री स्पीड दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर की और जाम डेंसिटी कितनी है 70 व्हीकल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 70 व्हीकल है, ये जाम डेंसिटी यहाँ पर दी गई है और आपको पूछा गया है मैक्सिमम फ्लो कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, उससे हम निकालेंगे मैक्सिमम फ्लो। मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू फ्री स्पीड इंटू जाम डेंसिटी डिवाइडेड बाई 4। ये एक रिलेशन होता है। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। फ्री स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 kmph, जाम डेंसिटी दी गई है 70 व्हीकल पर किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा 1400 व्हीकल पर आवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 आंसर बी, इसका करेक्ट आंसर बी है। गुप्ता एंड गुप्ता में गलत दिया गया आंसर, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, which of the criteria given below are used for the design of valley vertical curves on road। यदि रोड पर वैली वर्टिकल कर्व को डिज़ाइन किया जाता है। वर्टिकल कर्व दो प्रकार के होते हैं, एक वैली कर्व होता है। वर्टिकल कर्व दो प्रकार के होते हैं, एक वैली कर्व होता है और एक समिट कर्व होता है। तो यहाँ पर आपको वैली कर्व के बारे में 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। पहला जो स्टेटमेंट है राइडर कंफर्ट, सेकंड है हेडलाइट साइड डिस्टेंस और थर्ड है ड्रेनेज। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं वैली कर्व क्या होता है। वैली या उसको सेग भी कहा जाता है। वैली कर्व आर द कर्व विच हैव कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, जिसकी कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होती है वो कहलाएगा वैली या सेग कर्व। दे आर फॉर्म्ड अंडर द 4 फॉलोइंग कंडीशंस। जो वैली कर्व बनता है वो 4 कंडीशन यहाँ पर दी गई। किस किस कंडीशन में वैली कर्व बनेगा। व्हेन अ नेगेटिव ग्रेडियंट मीट्स अनादर माइल्ड नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब कोई एक नेगेटिव ग्रेडियंट एक दूसरे नेगेटिव ग्रेडियंट से मिलता है जो कि ज़्यादा है, ठीक है, माइल्ड नेगेटिव है, उससे यदि मिलेगा तो वैली कर्व बनता है। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं इसको। एक नेगेटिव था यहाँ पर -n1, तो ये दूसरे नेगेटिव ग्रेडियंट से मिला n2 से, तो ये कौन सा कर्व बनाएगा, वैली कर्व बनाएगा। ये कौन सा कर्व बना, वैली कर्व बना। और इस टाइप से जो बनता है वो सेग कर्व, इस टाइप से जो बनता है वो समिट कर्व बनता है। और ये कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड जो होगी वो वैली कर्व की होगी। तो पहला हमने देख लिया। सेकंड कौन सा तरीका होगा वैली कर्व बनने का। व्हेन अ नेगेटिव ग्रेडियंट मीट्स अ लेवल 0 ग्रेडियंट, मतलब कोई नेगेटिव ग्रेडियंट किससे मिल जाता है, 0 ग्रेडियंट से। यहाँ पर ये नेगेटिव ग्रेडियंट था, डाउनवर्ड या डिसेंडिंग भी कहा जाता है इसको, या फॉलिंग ग्रेडियंट। तो ये किससे मिलता है, दूसरे लेवल ग्रेडियंट से। यहाँ पर लेवल है n2 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी कौन सा कर्व बनाएगा, वैली कर्व। थर्ड है व्हेन अ नेगेटिव ग्रेडियंट मीट्स विद पॉजिटिव ग्रेडियंट, मतलब यदि कोई एक नेगेटिव ग्रेडियंट किससे मिलता है, पॉजिटिव ग्रेडियंट से। तो इसको भी हम देख लेते हैं। एक नेगेटिव ग्रेडियंट किससे मिला है, पॉजिटिव ग्रेडियंट से, तो ये भी क्या बनेगा, वैली कर्व बनेगा, या सेग इसको कहा जाता है, या कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। और लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अनादर स्टीपर पॉजिटिव ग्रेडियंट, मतलब एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है वो दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मिलता है जो कि स्टीपर है उससे, तो ये भी क्या बनाएगा, वैली कर्व बनाएगा। तो इस तरीके से 4 प्रकार से वैली कर्व बनता है। हमने समझ लिया वैली कर्व। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वैली कर्व में हम क्या क्या स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। वैली कर्व से जो रिलेटेड दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम द विजिबिलिटी इन वैली कर्व आर नॉट हिंडर्ड, मतलब दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वैली कर्व में, बट ड्यूरिंग नाइट टाइम द ओनली सोर्स ऑफ विजिबिलिटी बिकम्स हेडलाइट इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट। यदि स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पर तो एक ही सोर्स होता है देखने का, वो होता है हेडलाइट। सिर्फ हेडलाइट से यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और वो प्रॉब्लम होती है वैली कर्व में। जैसे ये व्हीकल है और ये व्हीकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हेडलाइट मतलब इतना ही दिखाई देगा, सामने से कोई व्हीकल आता है तो वो इसको दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, हेडलाइट की प्रॉब्लम होती है। सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं, एंड इन वैली कर्व
द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय द व्हीकल मूविंग along a valley curve acts downward along with the weight of the vehicle and this adds to the stress induced in the spring of the vehicle which causes jerk of the vehicle। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डाउनवर्ड में डायरेक्शन में लगेगा तो जो स्प्रिंग होंगे उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाती है जिसके कारण जर्क आ जाता है। व्हीकल में जर्क आएगा तो जो उसमें पैसेंजर है उनको प्रॉब्लम आएगी, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। राइडर का जो कंफर्ट है वो भी हम देखते हैं, हेडलाइट डिस्टेंस भी हम देखेंगे और ड्रेनेज भी, इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम भी हो सकती है वैली कर्व में, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है, इस जगह पर ड्रेनेज प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम तीनों जो स्टेटमेंट होंगे वो तीनों स्टेटमेंट इस केस में करेक्ट हो जाते हैं वैली कर्व में। वैली कर्व की जब डिज़ाइन की जाती है तो तीनों स्टेटमेंट को हम कंसिडर करते हैं, राइडर कंफर्ट, हेडलाइट साइड डिस्टेंस और ड्रेनेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 192 का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 192 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 193, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें दो लिस्ट दी गई है, तो पहले जो लिस्ट है वो पेमेंट डेफिशिएंसी है और दूसरी जो लिस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसमें दो लिस्ट आपको दी गई है। पहली जो लिस्ट है पेमेंट डेफिशिएंसी, पेमेंट में किस तरीके से फेलियर होता है पेमेंट, और दूसरा है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आपको मैच करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोड दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो हम चारों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो लिस्ट फर्स्ट में 4 दिए गए हैं, बर्थ बाथ्स, पोर्ट होल्स, रिवेलिंग और सब्सिडेंस, इन चारों को हम समझ लेते क्या होता है, उसके बाद हम लिस्ट सेकेंड से इसको मैच करवाएंगे। बर्ड बाथ्स का मतलब होता है फॉर्म टिपिकल एज द रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट कॉम्पेक्शन ऑफ द मटेरियल अंडर द एस्फाल्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल आफ्टर अ रेन। तो फ्रेंड्स, जब कॉम्पेक्शन उसका कम होता है, जब निर्माण किया जाता है एस्फाल्ट कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, जो रोड होता है उसका जब निर्माण किया जाता है तो उसमें कॉम्पेक्शन प्रॉपर न होने की वजह से उसमें सेटलमेंट हो जाता है, जो कि कब नोटिस किया जाता है, बारिश के बाद में, तो उसको हम क्या कहेंगे, बर्ड बाथ्स हो जाएगा। सेकेंड है पोर्ट होल्स। दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स व्हेन देयर इज नो प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द वियरिंग कोर्स एंड अंडरलेइंग बेस कोर्स। तो बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स, उन दोनों के बीच में यदि प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है तो ये फेलियर हो जाता है। दिस रिजल्ट इज इन ओपनिंग अप एंड लॉस ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग पोर्ट होल्स। तो क्या होगा, उसमें ओपनिंग हो जाती है और मटेरियल का लॉस होने लगता है जिससे कि गड्ढे बन जाते हैं उसमें, उसको हम कहेंगे पोर्ट होल्स। दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली टेक्स प्लेस when the bituminous surfacing is provided over the existing cement concrete base। तो ये जनरली कहाँ पर फेलियर होता है, बिटुमिनस सरफेस हम प्रोवाइड करते हैं पहले से, यदि कोई सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बनी हुई है और उसके ऊपर यदि आपने बिटुमिनस सरफेसिंग प्रोवाइड की है तो वहाँ पर ये पोर्ट होल्स जनरली दिखाई देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सी देख लेते हैं, रिवेलिंग का मतलब क्या होगा। रिवेलिंग इज कॉज्ड बाय द कंटिन्यूड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिग्रेडेशन ऑफ एन एस्फाल्ट टॉप कोट। तो वहाँ पर वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसके कारण ये एक कारण होगा वाटर के इन्फिल्ट्रेशन के कारण। वंस द टॉप लेयर ऑफ एस्फाल्ट बिटुमिन वियर्स डाउन, वाटर एंड सनलाइट विल कंटिन्यू टू डैमेज द एस्फाल्ट सरफेस कॉसिंग द बॉन्ड बिटवीन एस्फाल्ट बिटुमिन एंड एग्रीगेट रॉक टू ब्रेक। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एक बार यदि उसमें वियर हो जाता है तो उसके बाद वाटर और सनलाइट उसको डैमेज करते रहते हैं, जो एस्फाल्ट सरफेस होती है उसको कंटिन्यूसली डैमेज करते रहेंगे और जो बॉन्ड होगा वो भी कम हो जाएगा बिटुमिन और एग्रीगेट के बीच का। व्हेन वाटर बिगिंस टू इंट्रूड इनटू एन एस्फाल्ट सरफेस इट विल कॉज फर्दर क्रैक्स एंड पेमेंट फेलियर टू अकर। तो वाटर उसमें एंटर करते जाता है सरफेस में और उसमें कंटिन्यूसली फिर क्रैक्स और पेमेंट भी फेलियर होते जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, रिवेलिंग कहलाती है। और सब्सिडेंस का मतलब होता है एब्रप्ट, मतलब सडन लोअरिंग ऑफ रोड सरफेस ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। यदि ड्रेनेज पुअर है तो उसके कारण रोड सरफेस का एब्रप्ट हो जाता है, वो कहलाएगा सब्सिडेंस। अब इन चारों को हमने डिस्कस कर लिया है और अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे जो लिस्ट सेकंड से इसको एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है लिस्ट सेकंड में, इसको जब मैच करवाएंगे लिस्ट फर्स्ट से तो हमारा जो कोड होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। यदि आप इसको मैच करवाओगे लिस्ट फर्स्ट से सेकंड को तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 193 में ऑप्शन डी
करेक्ट होगा। क्वेश्चन 194, फॉर कैरिंग आउट बिटुमिनस पेच वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर इज। जो पेच वर्क होता है बिटुमिनस का, ठीक है, वो किया जाता है तो कौन से बाइंडर का हम यूज़ करेंगे? रोड टार, हॉट बिटुमिन, कटबैक बिटुमिन या बिटुमिन इमल्सन। तो पहले हम समझेंगे पेच वर्क क्या होता है, देन हम देखेंगे कौन सा बिट बाइंडर हम यूज़ करेंगे। पेचिंग का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोर्ट होल्स आर एक्सकेवेटेड एरियाज इन द एस्फाल्ट पेमेंट। जो एस्फाल्ट पेमेंट है उसमें यदि गड्ढे हो जाते हैं, पोर्ट होल्स हैं या एक्सकेवेटेड एरियाज है, तो उसको फिल करना क्या कहलाता है? पेचिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? पेचिंग कहलाएगी। तो अब इसमें मटेरियल हम कौन सा यूज़ करेंगे? बिटुमिन इमल्सन का यूज़ करते हैं। अब बिटुमिन इमल्सन को हम समझ लेते हैं। बिटुमिन इमल्सन इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बिटुमिन। ये एक मिक्सचर होता है वाटर और बिटुमिन का, जिसमें कि इमल्सन कितना होगा? 60% होगा, ठीक है, और रिमेनिंग उसमें वाटर होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है बिटुमिन इमल्सन का? पहला इसका यूज़ होता है, इमल्सन कैन बी यूज्ड इन वेट वेदर। वेट वेदर में इवन व्हेन इट इज़ रेनिंग, या बारिश भी हो रही है तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं इमल्सन का। Also emulsion have been used in soil stabilization, particularly for stabilization of sands in desert areas. सॉइल स्टेबिलाइजेशन में भी इमल्सन का यूज़ किया जाता है, और पर्टिकुलरली इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, उस सैंड का स्टेबिलाइजेशन करना हो तो इमल्सन का यूज़ करेंगे। और लास्ट इसका यूज़ होता है, इमल्सन आर यूज्ड इन मेंटेनेंस एंड पेच रिपेयर वर्क। पेच रिपेयर वर्क में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 194 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा बाइंडर हम यूज़ करेंगे? बिटुमिनस इमल्सन। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 195, द करेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स रिबाउंड डिफ्लेक्शन ऑन अ पेवमेंट यूजिंग बेंकलमैन बीम स्टडी 2 mm. The equivalent granular overlay thickness required for an allowable deflection of 1 mm as per original IRC guidelines is। इसमें आपको क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है इक्विवेलेंट ग्रेनुलर ओवरले थिकनेस पूछी गई है, ये कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? करेक्टेड रिबाउंड डिफ्लेक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है? 2 mm है, और अलाउेबल डिफ्लेक्शन भी दिया गया है 1 mm। तो ओवरले थिकनेस का फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? H इज इक्वल टू 500 log 10 dc/da, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे log 10 2 मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो कितना होगा? 166 mm। ओवरले थिकनेस कितनी हो जाएगी? 166 mm होगी। क्वेश्चन नंबर 195 में आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 196, फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15 एंड डिज़ाइन स्पीड इज 40 kmph। एक सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस 200 मीटर है, लेटरल फ्रिक्शन कितना है? उसका कोफिशिएंट 0.15 मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, डिज़ाइन स्पीड 40 km/h है। आपको इसमें फाइंड करना है द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बताना कितना होगा, जो कि इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील्स पे होगा। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है? जो प्रेशर होगा इनर और आउटर व्हील्स पे वो बराबर हो जाएगा, वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी यहाँ पर। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? फॉर इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील्स, जब आउटर और इनर व्हील्स में इक्वल प्रेशर होता है तो वहाँ पर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जो लेटरल फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो हमारा फॉर्मूला वैसे जनरल क्या होता है? एफ प्लस ई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। तो यहाँ पर एफ 0 हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। यहाँ क्वेश्चन में आपको स्पीड दी गई है 40 km/h और आर दिया गया है 200 मीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा? सुपर एलिवेशन 6.3। क्वेश्चन नंबर 196 आंसर सी करेक्ट होगा, सुपर एलिवेशन 6.3 होगा। क्वेश्चन 197, इफ अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट्स ऑफ 1/25 मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट। तो फ्रेंड्स डिसेंडिंग ग्रेडियंट का मतलब हो जाएगा डाउनवर्ड ग्रेडियंट होगा, वो किससे मिलता है? असेंडिंग ग्रेडियंट से।
तो ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट मिलेगा असेंडिंग ग्रेडियंट से, मतलब -n1 और ये +n2 है। देन द लेंथ ऑफ वैली कर्व रिक्वायर्ड फॉर हेडलाइट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विल बी। तो ये जो कर्व होगा वो वैली कर्व बनेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ भी चुके, अभी लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें पढ़ा था हमने कि वैली कर्व या सेग कर्व इसको कहा जाता है। उसकी 4 कंडीशन भी हमने देखी थी, किस तरीके से वैली कर्व बनता है। तो इसमें आपको वैली कर्व की लेंथ बताना है, हेडलाइट डिस्टेंस आपको दी गई कितनी है, 100 mm है। तो फ्रेंड्स इसके हम फॉर्मूले देख लेते हैं। वैली कर्व के फॉर्मूले क्या होंगे, यहाँ पर 2 फॉर्मूले होंगे। एज पर IRC 73/1980 लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व के 2 फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला है यदि लेंथ ऑफ वैली कर्व एज से ज़्यादा है, एज का मतलब हेडलाइट डिस्टेंस जो है उससे यदि ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर। और सेकंड फॉर्मूला होगा जब लेंथ ऑफ वैली कर्व इज़ लेस देन हेडलाइट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। वेयर n डेविएशन एंगल, l लेंथ ऑफ वैली कर्व इन मीटर, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इन मीटर। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है डेविएशन एंगल, हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में ग्रेडियंट दिया गया है, ये अप ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव रहेगा, और डाउनवर्ड ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, 0.065। डेविएशन एंगल कितना हुआ हमारा, n 0.065। अब हमें इन 2 में से एक फार्मूला यूज़ करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ है वैली कर्व की वो ग्रेटर देन है हेडलाइट डिस्टेंस है। और हेडलाइट डिस्टेंस क्या होती है, हेडलाइट डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ द हेडलाइट्स। तो फ्रेंड्स जो ड्राइवर होता है उसको नाइट में जितनी डिस्टेंस दिखाई देती है, ठीक है, उस हेडलाइट के कारण जितनी डिस्टेंस दिखाई देगी वो कहलाएगी हेडलाइट साइड डिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने ये एज्यूम कर लिया। ये एज्यूम करेंगे तो फॉर्मूला ये फर्स्ट वाला लगाएंगे, और ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले में जब हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पर n की वैल्यू रख दी, और एस हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर दिया गया है। और जब कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ कितनी आएगी, 130 मीटर, और हेडलाइट डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर। तो जो हमने एज्यूम किया है L ग्रेटर देन S, वो एजम्पशन हमारा सही है। इसका मतलब जो L आएगा वो करेक्ट होगा। यदि ये 100 से कम आता तो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि L की वैल्यू 100 से कम आ जाती, इसका मतलब L क्या है, लेस देन S है, तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला ही करेक्ट होगा, L = 130 मीटर। क्वेश्चन नंबर 197 का आंसर B करेक्ट होगा। 198 एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50। मतलब एक असेंडिंग ग्रेडियंट है प्लस n1, वो किससे मिलता है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट से, मतलब -n2 से। तो ये जो कर्व बनेगा वो कौन सा कर्व होगा, समिट कर्व। द लेंथ ऑफ समिट कर्व रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर विल बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, जिस तरीके से हमने वैली कर्व की लेंथ देखी थी उसी प्रकार समिट कर्व की भी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ ऑफ समिट कर्व, इसका पहला जो फॉर्मूला होगा फॉर सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम है लेंथ ऑफ समिट कर्व से, तो ये फॉर्मूला होगा फर्स्ट वाला। और सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा यदि लेंथ लेस देन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। तो इसी प्रकार यहाँ पर सेकंड हम देख लेते हैं, फॉर इंटरमीडिएट और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, यदि लेंथ ग्रेटर देन है एस और लेंथ लेस देन है स्टॉप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। चारों फॉर्मूले 4 केस हो जाएंगे जब लेंथ ग्रेटर देन है एस से और लेंथ लेस देन है एस से। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पर होंगे, 2 फॉर्मूले स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर है, 500 मीटर दी गई है। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, या तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला या सेकंड, ये 2 में से एक फार्मूला हमें यूज़ करना है। डेविएशन एंगल हम निकाल लेंगे। डेविएशन एंगल कितना होगा, 1/100 माइनस, और ये नेगेटिव है डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो 1/50 हो जाएगा। तो यहाँ से डेविएशन एंगल कितना होगा, 0.03। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.03। अब हमें क्या करना है, इन 2 में से एक फॉर्मूला यूज़ करना है।
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ है समिट कर्व की वो ग्रेटर देन है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इसके लिए हम फॉर्मूला ये फर्स्ट वाला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने एस की वैल्यू रख दी 500 और एन की वैल्यू कितनी रख दी 0.03, और जिसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग किसके बराबर आएगा 781 मीटर। तो जो हमने एज्यूम किया था कि लेंथ समिट कर्व की ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो हमारा एजम्पशन सही रहा, क्योंकि जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वो कितनी है 500 मीटर दी गई है, और ये जो आंसर हमारा आया है ये ज़्यादा है 500 मीटर से। तो हमारा यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा लगभग 781 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 199, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर 4 आपको पेयर दिए गए हैं, तो आपको बताना कि कौन सा पेयर गलत है। पहला है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन। तो फ्रेंड्स ये सही है, जब हॉरिजॉन्टल कर्व होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं रोड की आउटर एज को इनर एज के कंपेयर में ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, ये प्लेन है रोड, और कर्व में हम क्या करते हैं इस आउटर एज को ऊपर उठा देंगे इनर एज की कंपेयर में, या फिर इस आउटर एज को क्या करते हैं सेंटर लाइन की अबाउट इसको ऊपर उठा देंगे और इनर एज को नीचे कर देते हैं। मतलब ये सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 2 तरीके से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, या तो इनर एज है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको रोटेट करते हैं, या सेंटर लाइन से रोटेट कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है पेयर वो करेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन। सेकेंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। तो फ्रेंड्स ये एक सर्वे स्टडी होती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जिससे हम पता करते हैं कि जो व्हीकल है उसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से वो निकला है और कहाँ जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो हम स्टडी करते हैं। उसमें डिफरेंट मेथड होती है, तो वो हम स्टडी करेंगे, और उसमें हम क्या करते हैं स्टडी करने के बाद उसमें डिजायर्ड लाइन प्लॉट्स करते हैं, और उसकी थिकनेस हमें क्या रिप्रेजेंट करती है डिजायर्ड लाइन की उस रोड पर वॉल्यूम बताती है। जितनी थिकनेस होगी, थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वॉल्यूम उस रोड पे ज़्यादा होगा। तो ये डिजायर लाइन हम प्लॉट करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में। सेकंड पेयर भी हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट भी करेक्ट है। सी लॉस एंजलिस टेस्ट, उससे हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट हो जाएगा। लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है एब्रेशन टेस्ट होता है, उससे हम क्या करते हैं हार्डनेस निकालते हैं एग्रीगेट की। तो स्टेटमेंट जो डी है वो इनकरेक्ट होगा। साउंडनेस टेस्ट प्यूरिटी ऑफ बिटुमिन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 199 आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो हम देख भी लेते हैं साउंडनेस टेस्ट से हम क्या फाइंड करते हैं और प्यूरिटी ऑफ बिटुमिन किस टेस्ट से निकाली जाती है। ड्यूरेबिलिटी, एग्रीगेट्स यूज्ड इन पेमेंट्स हैव टू विथस्टैंड द एडवर्स एक्शन ऑफ वेदर सच एज फिजिकल एंड केमिकल एक्शन ऑफ रेन एंड ग्राउंड वाटर एंड इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो पेमेंट होता है उसमें जो एग्रीगेट यूज़ किया गया है वो वेदर जैसे कि फिजिकल और केमिकल एक्शन होती है रेन की या ग्राउंड वाटर की, जिसको कि वो रोक सके, वो कहलाएगी उसकी ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट से हम क्या फाइंड करते हैं ड्यूरेबिलिटी फाइंड करते हैं, ना कि उसमें हम प्यूरिटी ऑफ बिटुमिन फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे साउंडनेस टेस्ट से ड्यूरेबिलिटी निकालते हैं, जो कि वेदर से बारिश या ग्राउंड वाटर है उसको रजिस्ट कर सके, वो कहलाएगी ड्यूरेबिलिटी, और वो फाइंड की जाती है साउंडनेस टेस्ट से। सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन कितना प्योर है वो यदि हमें फाइंड करना है तो हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं। प्योर बिटुमिन इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो सॉल्वेंट है उसमें यदि बिटुमिन पूरी तरीके से घुल जाता है, ठीक है, तो वो प्योर बिटुमिन कहलाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो डी दिया गया आपको, ये डी पेयर गलत होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। आपको गलत ही पूछा गया कौन सा पेयर गलत है, कौन सा मैच नहीं होता, तो डी होगा आंसर, डी इज करेक्ट। और हमने समझ लिया साउंडनेस टेस्ट और प्योरिटी ऑफ बिटुमिन, ये दोनों को डिस्कस कर लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज पर IRC स्टैंडर्ड। आपको इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछी गई है, वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस या उसको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होगी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज ट्वाइस SSD, वो 2 टाइम्स होगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट होगा,
किसके बराबर होगी, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।